नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का दूसरा भाग। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है मुन्नी। वह मुझे मुन्नी ही कहती थी। अचानक कही गई उनकी इस बात से मैं एकदम हक्का बक्का हो गई। मैंने डर से थरथराते हुए धीरे से पूछा, अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। अब जानने में कुछ हो या अनजाने में, या तो तुम ही जानो। मैं तो 9 महीने में ही पोते को खिलाना चाहती थी। तुमसे जाते समय कहा भी था, मगर साल बीत गए, पोता कौन कहे। कान खुशखबरी भी सुनने को तरस गए। माना कि तुम लोग नए जमाने को फैशन के दीवाने हो, मगर लड़का बच्चा समय से हो जाए तो ही अच्छा। मैं उनका गुस्सा, उनका व्यंग समझ गई। मैं सच कहूँ तो मैंने भी बच्चे के बारे में पहले ध्यान ही नहीं दिया था। 1-2 बार बात मन में आई जरूर, पर खुद ही सोचा कि अभी नहीं, 1-2 साल बाद सोचेंगे। हॉस्टल में बहुत सी लड़कियां जब बतियाती थी तो शादी ब्याह बच्चों आज को भी लेकर बातें होती थी। और सच बताऊं, इन बातों का असर मुझ पर भी था। शादी के साल बीत जाने के बावजूद इन्होंने भी कभी कोई बात नहीं की थी। और सास ने एकदम से बच्चे की बात बोलकर मेरे होश उड़ा दिए थे। किसी तरह संभाला खुद को और सास को सफाई देते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, अब चाहे जैसी बात हो बच्ची, हमें जो दिख रहा है हम वही कह रहे हैं। अरे फैशन करो, मगर कुछ लिहाज शर्म तो होनी ही चाहिए ना। हम लोग भी कभी बहू थी, मगर कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि सास ससुर या किसी को कुछ कहने का अवसर मिला। अम्मा के तानों के साथ साथ नंदों और बाकी लोगों के व्यंग्य बाढ़ भी मुझे छलनी करने लगे। मैं एकदम पस्त हो गई। पहले मायके से इस तरह घंटे भर में वापसी, और फिर यहाँ आकर तानों व्यंगों को सुनकर लगा कि जो कहते हैं लोग कि ससुराल एक जेल है तो गलत नहीं। मगर जब सासू माँ खाना पीना हो जाने के बाद फिर आकर बैठी मेरे पास तो सभी को हटा दिया। सब सो गए, लेकिन वह हमसे बतियाती रही रात 2 बजे तक। मैं उनके हाथ पैर दबा रही थी, मगर उसके लिए भी उन्होंने कुछ ही देर बाद मना कर दिया। वह चाह रही थी कि मैं उनकी बात सुनती रहूं बस। और फिर मैंने यही किया। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उनके तानों के कारण जो गुस्सा था थोड़ा बहुत, वह न सिर्फ खत्म हो गया, बल्कि मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे ऐसी सुलझी हुई समझदार सास मिली। उनकी चिंता अपने और मेरे दोनों के लिए थी। वह कह रही थी, देखो तुम लोगों की शादी पहले ही बहुत देर से हुई है। कब बच्चे होंगे, कब बड़े होंगे, कब पढ़ेंगे लिखेंगे, कब उन सबका शादी ब्याह होगा। ऐसी न जाने क्या क्या बातें उन्होंने कही। उनकी हर बातों में जोर सिर्फ इस बात पर था कि हमारा जीवन कैसे सुंदर और बहुत बढ़िया खुशहाल हो। इसी की चिंता थी उन्हें। वह बराबर पूछती रही कि हम दोनों के बीच संबंध कैसे हैं, और यह भी समझाती रही कि उनका बेटा बहुत अक्खड़ है, इसलिए तुम ही समझ कर रहना। जब वह सो गई तो मुझे लगा कि माँ की ममता क्या होती है, यह माँ बनने के बाद ही जाना जा सकता है। उनकी बातों से मुझे इतनी राहत, इतना सुकून मिला कि उनके सोते ही मैं भी गहरी नींद में सो गई। सही कह रही हो, माँ की ममता ही तो थी कि हम सबकी शादी हो गई थी। इस बात से अम्मा बहुत खुश थी, बड़ी खुश थी। लेकिन तुम्हारी बात आते ही वह रो पड़ती थी। कहती थी, पता नहीं मन्नुआ कैसी है, उसके साथ हमने अच्छा नहीं किया, न जाने क्या कमी है कि लड़के बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, कैसे कटेगी उसकी ज़िंदगी। बिब्बो ने कहा। तो मन्नू बोली, ज़िंदगी रुकती कहाँ है बिब्बो, चाहे जो हो कट ही जाती है। आखिर मेरी भी कट ही गई ना। भले ही तमाम ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, लेकिन अभी तक जिए तो जा रही हूँ ना। खैर अगले दिन सुबह उठते ही मेरे मन में आया कि चलो मायके में ना सही ससुराल में ही रह लूँगी कुछ दिन। लेकिन मेरी किस्मत में, मेरे मन का कुछ हो ऐसा लिखा ही नहीं था। इसलिए सुबह होते ही इनके एक फरमान ने मुझे ही नहीं, पूरे घर को तनाव में डाल दिया। सवेरे का चाय नाश्ता चल ही रहा था कि बहुत रूखे स्वर में इन्होंने 1 घंटे में वापस लखनऊ चलने की तैयारी कर लेने को कह दिया। किसी ने जब इनकी बात को काटने की कोशिश नहीं की, कोई खास कोशिश नहीं की, तो मैं समझ गई कि इनकी आदत के सामने सब विवश हैं।
बस सास और ससुर ने इतना कहा, भैया कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा था। शादी के साल बर्बाद आए हो, ऐसे चले जाओगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। मगर इन्होंने ऑफिस का बहाना बनाकर सबको निरुत्तर कर दिया। आते वक्त सास का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उनके और घर भर के आंसू देखकर मुझे इन पर गुस्सा आ रहा था कि घर वालों का मन रखने के लिए भी क्या एक दिन को नहीं रुक सकते। आते वक्त सास के पैर छूने लगी तो गले से वह ऐसे घुट घुट कर रोने लगी जैसे कि वह अपनी सगी बिटिया को शादी के बाद विदा कर रही हूँ। रोते रोते न जाने क्या क्या कह डाला। और आज इतने बरस बाद भी उनका यह कहा मुझे ज्यों का त्यों याद है कि मुन्नी, जब तुम लोग खुद माँ बाप बनोगे तब समझोगे इन आंसुओं का मोल, और कि मैंने बेटा तुम्हारे सुपुर्द किया है, कर दिया है, ध्यान रखना उसका। गुस्सैल बहुत है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैंने कहा, कैसी बात करती हो अम्मा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा, पहला हक तो तुम्हारा ही रहेगा सदैव। तब वह बोली, झूठी दिलासा मत दो मुन्नी, मैं अपनी माँ की बात आज तक नहीं भूली हूँ कि बेटा माँ से जीवन में 2 बार अलग होता है। पहली बार तब जब जन्म के बाद उसकी नाल कटती है, और दूसरी बार तब जब बेटे की शादी होती है। फिर वह पूरी तरह से माँ से अलग होकर पत्नी का, अपने परिवार का हो जाता है। और आज भैया की बात सुनकर माँ की बात मेरे कान में बार बार गूंज रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, ध्यान रखना उसका। मन्नू की यह बात सुनकर बिब्बो बोली, इतने कठोर थे जीजा कि माँ बाप के आंसुओं से भी नहीं पसीजते थे। मन्नू ने कहा, मैंने कहा ना कि अपनी बातों के आगे यह किसी की सुनते ही ना थे। उस दिन भी नहीं सुना। सास की बातों का भारी बोझ मन पर लिए उन्हें रोता कलपता छोड़कर हम लखनऊ वापस आ गए। रास्ते भर इनका व्यवहार देखकर एक बार भी यह नहीं लग रहा था कि इन पर माँ के आंसुओं का कोई असर है। उनका यह व्यवहार मुझे अंदर तक छीले दे रहा था। ऊपर से सिगरेट का धुआं, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। घर वापस आए हफ्ता भर भी बीत गया था, लेकिन मेरे मन में सास की बातें ऐसे उथल पुथल मचाए हुए थे कि मैं सामान्य नहीं हो पाई। मेरी स्थिति को भांपकर एक दिन यह बोले, बहुत हो गया सास प्रेम, यही रोनी सूरत बनाए रखनी है तो वहीं जाकर रहो सास के पास। यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। खैर, रहना था इनके साथ तो हो गई इन्हीं के जैसी। मन हो या ना हो, या जैसा चाहे हमें वही करना था, और मैं करती भी रही। मगर बच्चों को लेकर अब मेरे मन में भी तड़प पैदा हो गई थी, तो तेजी से बढ़ती जा रही थी। जो एक एक दिन करके 2 साल बीत गए, मगर इनके व्यवहार के चलते मैं एक बार भी यह न कैसे कि डॉक्टर से चेकअप करा ली। इसी बीच इनकी शक्ति स्वभाव की परत दर परत रोज खुलती रही। जब यह लंबे समय तक घर नहीं जा रहे थे तो सास ससुर देवर को भेजते रहते। बीच वाला देवर ही ज़्यादा आता था। वह बहुत हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का था, या कहें कि बहुत फ्रैंक स्वभाव का था, इसलिए आता तो बहुत मजाक करता। यह मजाक कभी कभी बड़े ओपन भी होते थे, एक सेकंड को भी चुप न बैठता था। उसके मजाक के चलते मेरी दबी हंसी उसकी खिलखिलाहट का साया पाकर खिलखिला उठती थी। मगर जल्दी ही पता चला कि यह इनको अच्छा नहीं लगता। एक बार तो इसी बात पर वह फट ही पड़े थे। उस दिन देवर शाम को ही वापस घर गए थे, 2 दिन रहने के बाद। उसके जाने के बाद मैं कुछ गंभीर हो गई थी। आखिर हंसती बोलती भी तो किससे? इनको तो इस सब से नफरत ही थी। मगर उस दिन मेरी इस हालत को देखकर इन्होंने कहा, कसम चला गया है तो हंसी भी साथ ले गया क्या? जो मातमी सूरत बन गई, वापस बुला लो उसको। उनकी यह बात सुनकर मुझे काटो तो खून नहीं। उस दिन मैं भी बिफर पड़ी। 2 बरस बाद मैं पहली बार विरोध कर रही थी,
परिणाम था कि उन्होंने बिना किसी हिचक के 2-3 थप्पड़ मुझे जड़ दिया। लेकिन मैं भी उस दिन चुप ना रही। जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। मैंने कह दिया कि आपकी नज़रों में किसी की भावना का कोई मूल्य नहीं है। आप बेवजह सबके विषय में वहम पाल रखा है आपने। निरर्थक शक करते हैं, वो भी अपने सगे भाई पर। मगर मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं था। हाँ, जब ज़्यादा बोली तो उन्होंने उठाई अपनी छड़ी और जड़ दी गई। मेरा मन एकदम टूट गया। मैं रोती पड़ी रही रात भर। सोचा इससे अच्छा तो बिन ब्याही रहती। जिसे देवता मानकर पूज रही हूँ वह मुझे गुलाम समझकर पीट रहा है। मगर अगले दिन मैंने सुबह उठकर फिर पूर्ववत चाय नाश्ता खाना बना कर दिया। मगर फिर भी यह एक शब्द न बोले। बिना खाए पिए मुझे 2 दिन बीत गए, मगर इन्होंने मुझसे एक शब्द न पूछा। मैं भी जिद कर बैठी कि जब तक पूछेंगे नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे जान चली जाए। आखिर चौथे दिन में इनको खाना देते समय गस खाकर गिर पड़ी। मुझे एकदम लस्त पस्त अर्धबेहोशी की हालत में इन्होंने कैसे ज़मीन से उठाया, बिस्तर पर कैसे लिटाया, यह इन्होंने अंतिम सांस तक नहीं बताया। मगर उनकी हालत को ध्यान में रखकर उनको हुई कठिनाई का अंदाज़ा लगाकर मैं बाद में खुद पर बहुत क्रोधित होती रही। मुझे इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब काफ़ी पानी वगैरह चेहरे पर छिड़कने के बाद भी मुझे पूरी तरह होश न आया, तब इन्होंने अपने किसी मित्र को फ़ोन कर बुलाना चाहा तो फ़ोन डीपी से ही खराब था। तब न चाहते हुए भी पड़ोसी को बुला कर लाए। फिर वह किसी डॉक्टर को लेकर आए। उसने जो भी दवा वगैरह दी उससे मैं बड़ी जल्दी होश में आ गई। फिर डॉक्टर ने पड़ोसी को हटाकर कुछ पूछा और इतना ही कहा कि इन्हें अभी जूस या फिर कोई हल्का फुल्का तरल पदार्थ दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करें। कई दिन से कुछ न खाने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर अगले दिन या ऑफिस नहीं गए और दिन भर खाना पीना करने के बाद रात होते होते जब मैं काफ़ी हद तक सामान्य हो गई, तब रात भर जितना ऊट पटांग मुझे कह सकते थे कहा। मैं कुछ ना बोली। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। मेरे लाख प्रयासों के बाद भी मुझसे ये बात नहीं की। फिर संयोगवश ही बिना किसी सूचना के सास ससुर देवर के साथ आ गए और करीब 10 दिन रुके रहे। इस बीच इन्होंने कभी सही बात जाहिर नहीं होने दी। ऐसा व्यवहार करते रहे जैसे कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। मन्नू ने एक नज़र बिब्बो पर डालते हुए पूछा, बिब्बो तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं दीदी। तुम्हारी इतनी और इस तरह की बातें सुनने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी नींद आती कहाँ है। मैं परेशान हूँ यह जानकर कि तुम्हारे साथ यह सब हो रहा था और घर पर तुमने भनक तक न लगने दी। बिब्बो, हालत देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि तुम सब भी परेशान होते, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बताया। सास ससुर के रहते इन्होंने जो बातचीत शुरू की थी वह फिर उनके जाने के बाद भी चलती रही। स्थिति सामान्य देखकर मैंने एक दिन बच्चे को लेकर फिर बात उठाई। कहा कि हमारी शादी के 2.5 साल होने जा रहे हैं। अब लोग बच्चे को लेकर पूछते हैं। मैं सोच रही हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ। तब यह बोले, तुम्हारे पास बच्चे के अलावा सोचने या करने के लिए कुछ नहीं है क्या? मैंने कहा, लेकिन 2.5 साल का वक्त कम नहीं होता। सही समय पर बच्चे हो जाते हैं तो उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कायदे से हो जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने सास की कही बात दोहरा दी। तब यह बोले, तो मैं क्या करूं? बहुत सी चीज़ें अपने चाहने से नहीं होती। तब मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं डॉक्टर के पास जाने की सोच रही हूँ। यदि कोई कमी होगी तो दवा से ठीक हो जाएगी। किसी के बच्चे को देखकर कब तक मन में सोचती रहूं? इस पर कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, तुम्हारा जो मन आए करो, मगर इसके लिए मुझसे कहीं जाने आने के लिए मत कहना। उनकी इस बात से मुझे बड़ी राहत मिली। एक तरह से इन्होंने इजाज़त दे दी थी डॉक्टर के पास जाने की। इसके पहले बहुत सी रातें मैंने तरह तरह की पीड़ा के चलते रोते जागते बिताई थी, लेकिन शादी के बाद यह पहली रात थी जिसे मैंने सुकून के आंसू बहाते हुए जाग कर बिताई। अगली सुबह अच्छी रही। ऑफिस जाते वक्त शादी के बाद पहली बार जब मैंने अति उत्साह में इन्हें चूम लिया तो इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरे गाल पर हौले से एक चपत लगा दी। उस क्षण जो खुशी मैंने महसूस की उसको बताने के लिए सही शब्दों का चयन मैं आज तक न कर पाई।
बिब्बो, लेकिन यह सब मैं तुमको क्यों बताए जा रही हूँ? मुझे तो सिर्फ अपना अनर्थ ही बताना था। वही बताना है ना जो मैंने किया। मन्नू अचानक ही रुक कर बोली, या तो बिब्बो ने कहा, दीदी यह सब तुम बता नहीं रही हो। या तो बरसों से जो तुम्हारे मन में भरा है वही मौका पाकर एकदम से फूट पड़ा है। उसका आखिरी कतरा भी बाहर आने दो। वह आने को उतावला है, इसलिए रोकने की कोशिश ना करो। आज अपने ऊपर से सारा बोझ उतार दो, तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। यह सुनकर मन्नू ने कहा, ए बिब्बो, बात तो तुम भी बहुत बड़ी बड़ी करने लगी हो। मैं तो सोच रही थी तुम्हें नींद आ रही होगी, इसलिए बात खत्म करूं, फिर कभी करेंगे। बिब्बो बोली, अरे दीदी, नींद कहाँ है आंखों में। मैंने पहले ही कहा कि इतना सुनने के बाद तो रही सही नींद भी खत्म हो गई। बिब्बो की बात सुनकर मन्नू के चेहरे पर तनाव कुछ और बढ़ गया। वह असमंजस में थी कि आगे सारी बातें कहे या टाल जाए। दिन में भावना में बहकर कहा तो था अनर्थ जो हुआ वह बताने को, लेकिन अब कहीं मन में हिचक थी। मगर बिब्बो का आग्रह कुछ ऐसा था कि इनकार करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। उठकर एक गिलास पानी पिया और वापस बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद बोली, बिब्बो, मैं बच्चे की चाहत में इतनी पगलाई हुई थी कि इनके जाने के बाद थोड़ी देर में ही तैयार हो गई। पहले सोचा कि पड़ोसन को साथ ले लूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, इससे हमारी पर्सनल बातें मोहल्ले भर में फैल जाएंगी, चर्चा का विषय बन जाएंगे। यह सोचकर मैं अकेली ही चली गई बलरामपुर हॉस्पिटल की गायनिकोलॉजिस्ट से चेकअप कराने। लेकिन वहाँ पता चला हुआ तो 2 हफ्ते के लिए देश से कहीं बाहर गई हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई, गुस्सा भी आई कि यह डॉक्टर्स इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों चली जाती हैं। दुखी मन से लौट रही थी कि शुरुआत ही गलत हुई। फिर अचानक रास्ते में एक क्लिनिक की याद आई, जिसके बोर्ड पर एक लाइन विशेष रूप से लिखी थी, निसंतान दंपत्ति अवश्य मिले। आते जाते बोर्ड को मैं काफ़ी दिन से देख रही थी। आसपास उस क्लिनिक के डॉक्टर UK पांडे का बड़ा नाम था। उनकी याद आते ही मैं सोचते सोचते उसकी क्लिनिक पर पहुंच गई। कदम जैसे बरबस ही खींचते चले गए थे उस ओर। बोर्ड पर लिखी उन बातों पर तुम्हें एकदम से इतना यकीन हो गया था? बिब्बो ने पूछा। मन्नू बोली, हाँ, अनुभवहीनता, उतावलापन, सही गलत की पहचान करने की क्षमता ही गड़बड़ा देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। बिब्बो, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे माँ बनने का मेरा इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, मगर मेरा दुर्भाग्य चिपका रहा मेरे साथ। डॉक्टर ने न जाने कितने प्रश्न कर डाले। उसने सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और बहुत ही खुलकर पूछ डाली। पहले किसी अन्य के सामने जिन बातों को मैं सुनने से भी घबराती थी, उस समय मुझ पर न जाने कैसा जुनून छाया था कि वह जो भी पूछता मैं खुलकर बेहिचक जवाब देती गई। फिर उसने पेट को अजीब तरह से दबा दबा कर देखा। वो मुझे कुछ अटपटा सा लगा था। किसी जेंट्स डॉक्टर से इस तरह मैं पहली बार चेकअप करा रही थी। मैं अब भी यह सोचकर आश्चर्य करती हूँ कि उस दिन मेरी शर्म कहाँ चली गई थी कि जो चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवानी चाहिए थी, वह मैंने बेहिचक एक जेंट्स डॉक्टर से करा ली। उसने जो कुछ बताया, जो दवाएं दी, उससे मैं बहुत आश्वस्त हो गई थी। शाम को इन्हें बताया सब कुछ, मगर चेकअप के तरीकों को छुपाते हुए। इन्होंने सारी बातें ऐसे सुनी मानो उन्हें सुनना कोई व्यवस्था हो, मगर फिर भी मेरे उत्साह में कमी न आई। मेरे उत्साह का अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि शादी के बाद वह रात ऐसी रात थी जिस दिन मैंने इनसे संबंध के लिए खुद पहल की। इनका मूड नहीं था, फिर भी सारे जतन कर इनको तैयार किया। बहुत खुश थी कि जल्दी ही माँ बनकर एक राज दुलारा गोद में खिलाऊंगी, मगर इंतजार की घड़ियाँ थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर पहले महीने में एक बार बुलाता था, फिर वह हफ्ते में एक बार बुलाने लगा, फिर जल्दी ही हफ्ते में 2 बार बुलाने लगा। हर हफ्ते फीस लेता था। हर बार कुछ न कुछ ऐसा बताता था कि मेरी आशाएं बढ़ जाती। 3 महीने में भी जब कुछ परिणाम न दिखा तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है और कब तक चलेंगी? डॉक्टर को लगा कि मेरा धैर्य चुक रहा है, तो उसने तपाक से कहा,
आप ये कैसे कह सकती है कि कोई असर नहीं हो रहा है? डॉक्टर मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि असर कितना हो रहा है। फिर उसने बड़ी गंभीर मुद्रा में मेरा चेकअप किया। सच कहूँ तो मैं उसके आगे अपने को बेबस पाती थी। उसके यहाँ मरीजों की लगने वाली भीड़, खास तौर से निसंतान महिलाओं की भीड़ ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला था। उस दिन उसने मेरा नंबर आने पर कहा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको आखिर में देख लूं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, मैं आपको जल्दबाजी में नहीं देखना चाहता। उसकी बात से इम्प्रेस होकर मैं आखिर में चेकअप कराने के लिए सहमत हो गई। मेरा नंबर आने पर उसने कई ऐसी बातें पूछी कि उन्हें बताने में पहली बार मैंने संकोच महसूस किया। जैसे कि यह सहवास के लिए कितना वक्त लेते हैं, आप पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती हैं, हफ्ते में कितनी बार संबंध बनाते हैं, आदि आदि। और तमाम प्रश्नों के बाद जब अंग की जांच के लिए कपड़ा हटाने को कहा तो मैं सहम गई। क्लिनिक में मैं ही आखिरी पेशेंट थी, मगर राज दुलारे की चाहत ने मेरी हिम्मत टूटने ना दी। मैं चेकअप के लिए तैयार हो गई। उसने मेरे निचले कपड़े को जितना मैंने हटाया था उससे और ज़्यादा हटा दिया। अब उससे छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। पति के बाद अब मैं पहली बार एक गैर मर्द के सामने अपनी लाज निर्वस्त्र किए पड़ी थी। पहली बार कोई गैर मर्द मेरे स्त्री अंग को देख रहा था, उसे छू रहा था, और वह पहला मौका भी था जब मेरी आंखें किसी डॉक्टर से चेकअप कराते समय बुरी तरह बरस पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह वाकई चेकअप कर रहा था या मेरे शरीर से खेल रहा था। उसकी जांच का तरीका ऐसा था जैसे कि मुझे उत्तेजित कर मेरा उपभोग करने की कोशिश में हो। अंततः मैं कसमसा उठी। उसे लगा कि मेरा धैर्य टूट रहा है तो वह हट गया। मैंने भी बिजली की गति से कपड़े पहने, आकर बैठ गई कुर्सी पर। वह सिंक में हाथ धोकर आया, चेहरे पर तनाव लिए सामने बैठ गया। मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा तो बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोला, मुझे लगता है कि आपके फिलिपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है। एज फैक्टर भी एक कारण हो सकता है, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चल सकता है। आप एक काम करें, मैं जो दवाएं अभी दे रहा हूं उन्हें 2 हफ्ते खाएं। उसके बाद जब आइएगा तो अपने हस्बैंड को भी लेते आइएगा। संभव है उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो। इतना कहकर मन्नू कुछ देर को चुप हो गई। तो बिब्बू ने कहा, हे भगवान, तुम इतना कुछ अकेले ही झेलती रही? मुझे बताती तो मैं चली आती। मन्नू ने कहा, तुम अपना घर छोड़कर कहाँ आ पाती? यह संभव ही नहीं था। फिर उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं। उस दिन भी मैं दवा लेकर घर चली आई और बिस्तर पर घंटों पड़ी रोती रही कि एक संतान के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। मेरे ही साथ सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? आखिर कौन से जन्म की सजा ईश्वर मुझे दे रहा है? मैं पड़ी आंसू बहाती रही, सोचती रही। उस शाम को मैंने इस बारे में इनसे कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद संडे को छुट्टी में इनसे कहा कि आपको भी चलना है। इस बार तो यह एकदम फट पड़े। गुस्सा होते हुए बोले, मैंने कहा था ना कि तुमको जो करना है करो, मुझे इसमें शामिल मत करना। फिर मुझे चलने के लिए क्यों कह रही हो? उनकी डांट सुनकर मैं एकदम चुप हो गई। मैं जिस बात के लिए डर रही थी वही हुआ। खैर 2 हफ्ते बाद दवा खाने के बाद मैं फिर गई, डॉक्टर को बताया सब कुछ, और यह भी कि हस्बैंड नहीं आ सकते। तो उसने घूरते हुए कहा, जब आपके हस्बैंड ही नहीं चाहते तो आप माँ कैसे बन सकती? उनका इस तरह से इनकार करना यही साबित करना है कि उनमें ही बड़ी कमी है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उसने फिर तरह तरह के प्रश्न किए। आप संतुष्ट होती हैं कि नहीं? सीमेन पर्याप्त मात्रा में होता है कि नहीं? फिर चेकअप का वही तरीका। मैंने उस दिन यह भी महसूस किया कि ठीक से चेकअप करने का बहाना कर वह जानबूझकर मुझे आखिर तक रोके रहता है, और हर बार उसका तरीका कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होता जा रहा है। उस दिन भी चेकअप के नाम पर उसने जो कुछ किया उससे मैं शर्म से गड़ी जा रही थी। जब क्लिनिक से बाहर निकली तो लगा जैसे दुनिया के सामने मैं चोरी करते पकड़ी गई हूँ। मारे शर्म के पसीने पसीने हो रही थी। मैं इतना परेशान हो गई कि रास्ते में ही यह तय कर लिया कि बच्चा हो या ना हो,
अब इस डॉक्टर के पास कभी नहीं आऊँगी। खीज मेरी इतनी बढ़ गई कि मैंने 2 दिन बाद सारी दवाएं भी फेंक दी। अब मेरा ज़्यादा वक्त बच्चे के बारे में सोचते और आंसू बहाते बीतता। ऐसे ही कब 2 साल और बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया, मगर लखनऊ से इनको न जाने कौन सा लगाव हो गया था कि जोड़ तोड़ करके फिर लौट आए लखनऊ। इसके बाद फिर कभी लखनऊ ना छोड़ा। लखनऊ में ही इस ब्रांच से उस ब्रांच में जाते रहे, मगर लखनऊ नहीं छोड़ा। शादी के 6 साल बाद ही इन्होंने यह मकान खरीद लिया था। इस बीच बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क बढ़ता रहा। छुट्टी के दिनों में लोगों का आना जाना इतना बढ़ गया कि लगता जैसे यह कोई राजनेता हो। आने वालों में कई मंत्री, विधायक, सांसद भी होते थे। व्यस्तता कुछ ऐसी थी कि पानी पीने को भी फुर्सत नहीं। मैं बरसों बरस यह नहीं समझ पाई कि वह अपने को व्यस्त रखकर बच्चे की बात सोचना ही नहीं चाहते थे या बच्चे इन्हें पसंद ही नहीं थे। जिस तेजी से समय निकल रहा था उसी तेजी से मेरी व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मैं बलरामपुर हॉस्पिटल की उस प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर से लेकर अन्य जिन डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी, उनमें कुछ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक वैद्य भी शामिल थे, मगर परिणाम शून्य ही निकल रहा था। हजारों रुपए मैं फूंक चुकी थी। कोई बात अगर मेरे पक्ष में थी तो बस यह कि शादी के बाद से ही यह करीब आधी सैलरी मुझे दे देते थे और उसके बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ खर्च कर रही हूँ। इस बीच बाबा, ओझा, तांत्रिक, मौलवियों आदि सभी के पास मैं जाती रही। सब ने तरह तरह की बातें बताई, तरह तरह के जोग जतन काम बताए, पूजा पाठ व्रत बताए। मैं अंधभक्त की तरह सब कुछ करती रही और परिणाम सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं मिलता था। हाँ, तरह तरह के अनुभव जरूर हो रहे थे। जहाँ कुछ बाबा वगैरह केवल पैसे वसूलने की जुगत में रहते थे, वहीं कुछ पैसा और साथ ही शरीर लूटने की कोशिश में भी रहते थे। पहले इन सब के प्रति मेरे मन में जो सम्मान होता था, इन अनुभवों के साथ साथ सब खत्म होता गया। सब मुझे ठग, बदमाश, कामुक, पिशाच नजर आने लगे। मगर दीदी, इन सब के बारे में तुम्हें पता कैसे चलता था? मन्नू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बिब्बो, जरूरत पड़ने पर आदमी रास्ता भी ढूंढ लेता है। डॉक्टर पांडे के यहाँ तो मैं अकेली ही जाती रही, मगर उसकी हरकतों से परेशान होकर अंततः मैंने चौहान जी की बीवी के सामने अपनी बात रखी। फिर उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। कुछ के बारे में अखबारों पत्रिकाओं में उनके विज्ञापन से पता चलता, तो कुछ चौहान जी की बीवी से। बच्चे भले ही नहीं हुए, लेकिन चौहान परिवार ने हमारी जो मदद की उसको मैं कभी भूल ना पाऊंगी। उनको जहाँ भी कुछ पता चलता, ना सिर्फ मुझे बताती बल्कि साथ जाती, पूरा वक्त देती और किसी से कुछ बताती भी ना थी, और ना ही कभी आसान जतलाने की कोशिश की। एक बाबा को तो उन्होंने मेरे लिए अपने ही जान खतरे में डालकर उसे इसी घर में जूतों चप्पलों से मारा और इस ढंग से भगाया कि किसी को पता भी नहीं चला। यह सुनकर बिब्बो आश्चर्य में पड़कर बोली, ऐसा क्या हो गया था कि बाबा को मारना पड़ा? मन्नू ने कहा, पूछो मत, वह ऐसा काला दिन था जिसे याद कर मैं आज भी कांप उठती हूँ। उस कमीने ने मुझे लूट ही लिया था। मेरी इज्जत को तार तार करने में सफल हो जाता यदि जिया कुछ पल को भी देर करती। हुआ ऐसा कि उस बाबा की चर्चा बहुत थी, उसके यहाँ भीड़ बहुत लगती थी। चौहान जी की बीवी को पता चला तो वह हमें भी लेकर गई। वहाँ उसका तामझाम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। बिना कुछ बताए ही उसने बता दिया कि मैं क्यों आई हूँ, तो मैं उसकी एकदम मुरीद हो गई। फिर उसके यहाँ आए दिन जाना आना शुरू हो गया। तरह तरह की पूजा पाठ व्रत करने लगी। जब 8-9 महीने बीत गए तो मैं अधीर होकर एकदम से एक दिन उससे कह बैठी, बाबा, कब होगी ईश्वर की कृपा? आप जैसा कह रहे हैं, मैं बराबर वैसा ही करती आ रही हूँ, मगर अब तक निराशा ही हाथ लग रही है। उन्हें सब बंगाली बाबा कहते थे। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर तक आंख बंद किए ऊपर की तरफ ऐसे मुंह किए रहे जैसे सीधे ईश्वर से बात कर रहे हो। फिर आंखें खोलकर कहा, लगता है तेरे घर में कोई बुरी आत्मा है जो भटक रही है, उसे शांत करना पड़ेगा। फिर उसने तरह तरह की सामग्री बताई,
जिसे लाना मेरे लिए संभव नहीं था। फिर सब की तरह मैंने भी कहा, बाबा जी आप ही मंगवा लीजिए, मैं पैसा दे दूंगी। फिर उसने कुल सामान के लिए 10,000 रुपये बताए, जिसे सुनकर मैं घबरा गई, मगर कुछ कह ना सकी। और क्योंकि इतने पैसे लेकर नहीं गई थी, इसलिए उनसे मोहलत लेकर चली आई कि 2-3 दिन में लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनकर बंगाली बाबा बड़ा खुश हुआ। बड़े असमंजस में मैंने 2-3 दिन गुजार दिए। फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करूँ। 10,000 रुपये उस समय मायने रखते थे। मेरे लिए इतना पैसा देना मुश्किल काम था। फिर भी घर पर सारा अनुष्ठान होना था। मगर इन सारे असमंजस पर आखिर बच्चे की चाहत फिर भारी पड़ी। 4 दिन बाद में किसी तरह हिम्मत करके 10,000 रुपये दे आई। यह सारे रुपए घर के खर्चों में कटौती कर करके मैंने काफ़ी दिनों में जमा किए थे। मैं इनसे पैसा नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि यह बाबा के नाम से ही भड़क जाएंगे। जी हाँ, मैंने यह तो बताया नहीं कि तुम्हें कि मैं चौहान जी को भाई साहब और उनकी मिसेस को जिया कहती थी। तो जिया से कहकर मैंने बाबा से पूजा का वह दिन निश्चित किया जिस दिन यह शहर से बाहर थे। तय समय पर बाबा अपना सारा तामझाम लेकर आया। इस 3 मंजिल मकान में आसानी से किराएदार रखे जा सकते थे, मगर इन्होंने कभी नहीं रखा, जिसके चलते सब खाली ही रहता था। पूजा पाठ के बारे में किसी को खबर नहीं हो, इसलिए जिया ने पूजा सबसे ऊपर एकदम भीतर वाले कमरे में रखी। लेकिन दीदी, तुम यह सब करते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? बंगाली तांत्रिकों के बारे में सुना है मैंने कि जादू टोना करने में बड़े माहिर होते हैं। बिब्बो, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ना कि बच्चे के लिए पागल हो रही थी। मैं इतनी जुनूनी हो गई थी कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आज जब सोचती हूँ, याद करती हूँ कि मैं कैसे यह सब कर गुजरती थी, कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती थी, तो मैं दंग रह जाता हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं यह सब कर गुजरी। या मेरी अतिशय हिम्मत, या यह कहो कि जुनून ही तो था मेरा कि मैं एक तांत्रिक को घर तक ले आई। तो उस तांत्रिक ने बताया कुछ? बताया क्या? आते ही उसने जो करामात दिखाई, उससे हम और जिया दोनों दंग रह गए। पसीने से तरबतर थर-थर कांप रहे थे हम दोनों ही। ऊपर कमरे में आते ही पता नहीं कौन सा मंत्र वह बकने लगा। फिर हवा में ऐसे हाथ झटक कर मुट्ठी बांध ली कि जैसे कुछ पकड़ लिया हो मुट्ठी में, और जो कुछ उसने पकड़ा है वह छूटने की बहुत कोशिश कर रहा है। अचानक वह बोला, धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।